हम लोग आज नए चैप्टर 8वां अध्याय पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। यह हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें करीबन 20 से 30 अंक की परीक्षा होती है। इस चैप्टर से ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके देखने के लिए मिलते हैं और बीजगणित के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला यही चैप्टर है। दूसरा, यह चैप्टर बहुत छोटा भी है, इसलिए इसको हम लोग आज बेहतर तरीके से बारीकी से जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखते हैं, उसका अध्ययन कैसे किया जाएगा। इसका बेसिक चीज़ हम इस थ्योरी में ही सीख लेंगे। चैप्टर में तो सवाल को केवल सॉल्व किया जाएगा। थ्योरी अगर सीख लेते हैं तो अनेक तरह के सवाल जो हमारे बुक में है भी बोर्ड परीक्षा में अलग से भी डाल दिया जाता है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं जब हमें थ्योरी जानकारी पूरी रहेगी। केवल चैप्टर पढ़ने के बाद हम प्रयास करेंगे कितना भी, तो हम कुछ नए सवाल जब आ जाएंगे हमारे सामने तो उसमें हम क्या करेंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा होता है गणित की वह शाखा, इसकी परिभाषा होता है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप तथा उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है त्रिभुज किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी गणित के जिस भाग में हम लोग त्रिभुज की भुजाओं, खास करके समकोण त्रिभुज की भुजाओं, या हमने त्रिभुज लिखा है, इसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों की माप से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। वह भाग क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसे जान लेंगे तो परिभाषा और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ या त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति जो है ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, 3 ग्रीक शब्द से। त्रिकोणमिति जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रॉन, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यह जो है 3 ग्रीक शब्द है। पहला ट्राई गोनोन एवं मेट्रॉन। 3 ग्रीक शब्द किससे मिलकर बना है? ट्राई, गोनोन एवं मेट्रॉन। जहाँ ट्राई का अर्थ 3, गोनोन का अर्थ कोण एवं मेट्रॉन का अर्थ
मैट्रॉन का अर्थ मापन होता है। मैट्रॉन का अर्थ मापन होता है, अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन, त्रिभुज का मापन है। कहने का अर्थ है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ट्रिगोनोमेट्रॉन से मिलकर बना है। यह एक यूनानी शब्द है, ग्रीक भाषा यूनान में बोला जाता है, इसलिए हम इसे लिखें। यह ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने ग्रीक शब्द? 3। ट्राइगोनोन मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनोन का अर्थ कोण, मेट्रॉन का अर्थ मापन। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की मापन। अगर हम कहेंगे ट्राइगोनोन मेट्रॉन का मतलब 3 कोण का मापन। अब 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। इसलिए इसे संक्षेप में कहा जा सकता है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। तो यानी त्रिभुज के मापन से संबंधित अगर हम अध्ययन करते हैं तो त्रिभुज का अध्ययन ही हमारा त्रिकोणमिति का अध्ययन कहलाता है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है जानते हैं 6 होता है, लेकिन ये अनुपात प्राप्त कैसे होता है तभी हम तुरंत बता रहे थे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, और ख़ास करके कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी हम आगे पढ़ लेंगे। समकोण त्रिभुज के एक कोण समकोण होते हैं और बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज के एक कोण समकोण होते हैं, बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण से संबंधित समकोण त्रिभुज की भुजाओं को कुल 6 अनुपात में बांटा जाता है, और इन अनुपातों को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा लिखेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण, समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों के सापेक्ष, 2 न्यून कोणों के सापेक्ष तीनों भुजाओं को कुल 6 अनुपातों में, कुल 6 अनुपातों में बांटा जाता है, कुल 6 अनुपातों में बांटा जाता है। ये प्रत्येक अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये निम्नलिखित हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में जो 2 न्यून कोण होंगे उनके सापेक्ष अगर तीनों भुजाओं को अनुपात में बांटा जाएगा तो हमें कुल कितने अनुपात प्राप्त होंगे? 6 अनुपात। इस प्रत्येक अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब ये 6 अनुपात कौन कौन है? तो ये 6 अनुपात इस प्रकार हैं। साइन, इसको संक्षेप में sin, SIN बोला जाता है। सिन पढ़ोगे लेकिन साइन पढ़ा जाता है। उसके बाद कोसाइन, दूसरा अनुपात है
कोसाइन, इसको बोला जाता है कोस। तीसरा अनुपात है टेंजेंट, टेंजेंट शॉर्ट में बोला जाता है इसको टेन। चौथा अनुपात है कोस्केंट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है कोसेक। पांचवा अनुपात है सेकेंट, इसको संक्षेप में बोला जाता है सेक। छठा अनुपात है कोटेंजेंट, इसको संक्षेप में बोला जाता है कोट। यानी ये साइन पढ़ेंगे, इसे पहला अनुपात साइन, दूसरा अनुपात है कोस, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तीसरा है टेन, चौथा है कोसेक, पांचवा है सेक, छठा है कोट, तो हम अभी त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 पढ़े और इन 6 अनुपात निर्भर करते हैं समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण के सापेक्ष। अभी हमने परिभाषा में लिखाया कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यूनकोण और न्यूनकोण के सापेक्ष भुजाओं को कुल 6 अनुपात में बांटा गया। वही अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो हम समकोण त्रिभुज को अगर बेहतर तरीके से समझते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 भी समझ जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज पहले भी पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन आज फिर से एक बार दोबारा इसको समझते हैं। समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। और इसका परिभाषा हम लोग सब जानते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या परिभाषा होगा? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें 2 न्यूनकोण होते हैं, न्यूनकोण होते हैं। अब देखो, जैसे हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC दिए तो एक कोण यहाँ कौन सा समकोण है? तो केवल B न समकोण है, बाकी जो कोण A रहा और C रहा ये दोनों क्या है? न्यूनकोण है। ये समकोण है और 2 न्यूनकोण। तो हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण समकोण होते हैं, लेकिन न्यूनकोण कितने होते हैं? 2 कोण न्यूनकोण होते हैं। जैसे त्रिभुज ABC लिख लिए हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण तथा कोण A एवं कोण C न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा है। और 90 से छोटा जो भी हो, 30 हो, 35, 60 का अनुपात हो या 40, 50 हो, कुछ भी हो सकता है, न्यून कोण है। तो जब भी त्रिकोणमितीय की रचना होगी A और C के सापेक्ष होगा, B के सापेक्ष कभी नहीं होगा, क्योंकि B समकोण है। और हम त्रिकोणमितीय अनुपात में डिफिनेशन लिखा है कि न्यूनकोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं को 6 अनुपात में बांटा गया है। तो याद रखना है कि जब भी हम समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात की रचना करेंगे तो किसके सापेक्ष? और न्यूनकोण हमेशा समकोण के अलावे होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं में को 3 भाग में बांटा गया है। त्रिभुज की भुजाएं, कौन त्रिभुज की भुजाएं?
समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो होती है वह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन सी भुजा से नाम जाना जाता है? एक कर्ण जाना जाता है। कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है। हाइपोटेनियस क्या बोला जाता है? अब कर्ण कौन सी भुजा होती है? तो हम लोग जान चुके हैं पहले से कि जो 90 डिग्री कोण बनाती है समकोण त्रिभुज में, उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। जो समकोण त्रिभुज में समकोण बन रहा है उसके सम्मुख भुजा को हमेशा क्या कहेंगे? कर्ण। और कर्ण की पहचान है कि वह सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है, उसका मुकाबला अन्य दो भुजा कर नहीं सकता है। पाइथागोरस ने बताया भी था कि उसका मुकाबला अन्य दो भुजा किस तरह करेगा? जब दोनों भुजा के स्क्वायर का योग करेंगे तब लंबी भुजा अर्थात कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसे नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग जान चुके हैं। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण के विषय में अगर पूछा जाएगा कि समकोण त्रिभुज की कर्ण की परिभाषा क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री है। समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं यह सबसे लंबी भुजा होती है। यह सबसे लंबी भुजा होती है। यह सबसे लंबी भुजा होती है। जैसे ऊपर में जो त्रिभुज बनाया है उसी आकृति में हम किसे कर्ण कहेंगे? ABC में कौन सी भुजा कर्ण है? जैसे त्रिभुज ABC में AC कर्ण है। AC कर्ण है। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज किसी भी तरह से हो, हम अगर इस तरह का त्रिभुज बना दे और कह दे कि ये समकोण है, इसका नाम PQR दे दे, तो कौन सी भुजा कर्ण होगी इसमें? QR होगा, क्योंकि ये कोण है, इसके सामने ये कर्ण हो गया। तो त्रिभुज का नाम जिस तरह से ये त्रिभुज बना दिए, नाम लिख देंगे हम, ये समकोण है, तो कौन सा कर्ण हो जाएगा? LN। ये कर्ण हो जाएगा LN। तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज किसी भी शेप में रहे, हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, उसके सामने वाली भुजा को किस पहचान लेंगे, क्या कहेंगे? कर्ण। कर्ण के बाद दूसरा भाग आता है लंब। दूसरे भाग को हम लोग जानेंगे लंब। लंब की परिभाषा, इसे एक बात और भी याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है और इसे H से सूचित किया जाता है। कर्ण को छोटी h, इसे छोटी h से सूचित किया जाता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, h शुरुआत इसका अक्षर से होता है, इसीलिए इसका सिंबल क्या दिया गया है? h से सूचित किया जाता है। इसमें कहीं भी अगर h रखेंगे तो h किसको संबोधित करेगा? कर्ण को, हाइपोटेनियस को। दूसरा होता है लंब। लंब को हम लोग पिलर, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर, इसको हम लोग लंबवत बोलते हैं। और लंब की परिभाषा होती है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सम्मुख भुजा, न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। इसे P से सूचित किया जाता है। चूँकि परपेंडिकुलर का शुरुआत अक्षर, आरंभिक अक्षर P है, इसीलिए इसे P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है। जैसे अब हम यहाँ एक चीज़ समझते हैं कि हमने परिभाषा में लिखा कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा, और न्यून कोण अभी बताए हैं कि दो गो न्यून कोण है, इसका मतलब दोनों न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब कहला सकती है। तो लंब अपने न्यून कोण के आधार पर जवाब के अनुसार बदल जाएगा। जैसे अब हमारे पास इस त्रिभुज में ABC में A भी न्यून कोण है और C भी न्यून कोण है, तो खाली लंब अगर पूछा जाए तो हम ऐसे जान रहे हैं कि जो खड़ी भुजा है, जो लंब है, पूरा खड़ा है, तो ऐसे दिख रहा है कि इसमें खड़ा कौन सा है?
ए बी। लेकिन समकोण त्रिभुज में जब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं न्यूनकोण दे दिया जाएगा और तब पूछा जाएगा लंब। तो ऐसी स्थिति में अगर कोण ए के लिए लंब पूछा जाए तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी होती है? BC। तो ऐसी स्थिति में न्यूनकोण ए के लिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में न्यूनकोण ए के लिए, न्यूनकोण ए के लिए लंब, ए के लिए लंब। तो हमारा चित्र बना हुआ है, हम बार बार नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी मिटाए नहीं है। इसमें दिख रहा है कि ए न्यूनकोण है और ए के सामने की भुजा, ए के सामने में कौन सी भुजा आ रही है? BC। तो इसके लिए लंब हमारा हो जाएगा BC। लेकिन न्यूनकोण तो C भी बन रहा है, न्यूनकोण C भी है बन रहा है, यहाँ लिखे हैं। एवं अगर न्यूनकोण C के लिए पूछा जाएगा लंब, न्यूनकोण C के लिए, न्यूनकोण C के लिए लंब, तो ऐसी स्थिति में हम C के सम्मुख भुजा को देखेंगे। तो C के सामने कौन सी भुजा है? AB। तो हमारा कहने का अर्थ है कि लंब हमेशा फिक्स नहीं रखेंगे। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात में जब भी अध्ययन करेंगे तो लंब हम किसके आधार पर निकालेंगे? न्यूनकोण के आधार पर। और ये न्यूनकोण हमारे प्रश्न में प्रतीक चिन्ह के रूप में रहेगा तो न्यूनकोण निकालेंगे, नहीं रहेगा तो हम सीधी सी बात जानते हैं जो खड़ा है लंब है। अगर उसमें न्यूनकोण दर्शाया रहेगा तो हम उस कोण के अनुसार सामने वाली भुजा पर चले जाएंगे, और दर्शाया नहीं रहेगा तो लंब का मतलब जो सीधा खड़ा होता है उसी को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो लंब और कर्ण को पहचानने में कोई दिक्कत? अब एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ एक चित्र बना रहे हैं। हमारा यह भी एक समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है। इसमें हमने ABC कौन सा कौन समकोण बना दिए हम? A। सबों को दिख रहा है। इसका मतलब है कि अब B और C न्यूनकोण हो गया। ये B और C क्या हो गया? न्यूनकोण हो गया। कोई दिक्कत? अब हमें बताएगी लड़कियों में कि कौन B के लिए लंब कौन सा होगा? कौन B के लिए लंब? नाम बताओ। B के लिए लंब AC। B के सामने में हमारा कौन सा भुजा आ रहा है? AC। ठीक उसी प्रकार अगर कौन C के लिए लंब पूछा जाएगा तो कौन C के सामने में कौन सी भुजा है? AB। याद रखना है। कोई दिक्कत? कौन हमेशा न्यूनकोण पर निगरानी रखेंगे तो लंब प्राप्त हो जाएगा, समकोण को अगर पहचानेंगे तो कर्ण प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? न्यूनकोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है और समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को S से सूचित करते हैं। अब तीसरा भाग है आधार। तो लंब और कर्ण को निकाल लेंगे त्रिभुज में, और शेष तो एक ही भुजा बचेगा ना। लंब और कर्ण को अगर निकाल लेंगे तो शेष एक भुजा बचेगा, वही एक भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और इसको दूसरे तरीका से भी पहचान सकते हैं, पहले इसे हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ हो गया है ना, मिटा दें। तो तीसरा भाग है आधार, जिसे बेस बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में इसकी परिभाषा लिखना है। समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के संलग्न की भुजा, संलग्न की भुजा, न्यूनकोण के संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। आधार कहा जाता है। इसे B से सूचित किया जाता है। इसे B से सूचित किया जाता है। जैसे त्रिभुज ABC में। अब ABC त्रिभुज में हमको क्या देखना है? आधार को पहचानने के लिए परिभाषा क्या याद रखना है कि न्यूनकोण के संलग्न का मतलब सटा हुआ, संलग्न मतलब सटा हुआ। अब अभी हम लंब के बारे में पढ़े, न्यूनकोण की सम्मुख भुजा तो सामने देखेंगे, और सटा हुआ कहेगा तो बगल का ही ना देख लेंगे।
अब इसमें भी हमारे पास त्रिभुज ए और सी दोनों न्यून कोण है एबीसी में ना। अब कोण ए न्यून कोण ए की न्यून कोण ए के लिए आधार हम देख रहे हैं। न्यून कोण ए जो बन रहा है, ये न्यून कोण ए बन रहा है ना। एक भुजा इधर न्यून कोण जो ए बना रहा है इस तरह से बन रहा है ना, यही है न्यून कोण। इसमें एक भुजा कर्ण है जो अपना मान कभी बदलेगा ही नहीं। कर्ण कभी बदलता, उसको कभी लंब आधार नहीं कह सकते हो। तो शेष कौन सा भुजा बचा इधर, ए बी ना। तो सटा हुआ है ना कोण ए में, तो क्या हो जाएगा कोण ए के लिए आधार ए बी। तो कोण ए के लिए आधार ए बी। हमको आधार में आमने सामने जाना नहीं है, संलग्न सटा हुआ बगल का याद रहेगा ना। अब कहेंगे बगल में तो सर दोनों है, इस बार भी ये भी बगल में है ये भी बगल में है, तो ये बगल वाला अपना जगह पहले से स्थापित किया है, फिक्स कर लिया है। क्या है ये, कर्ण है। कर्ण कभी अदला बदली नहीं होता, यह सबसे लंबी होता है। तो कर्ण को हटा के ही चलना है। पहले भी हम बताएं कि लंब और कर्ण को छोड़ देगा तो शेष जो भुजा बचेगा वही आधार। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कोण ए के लिए ये लंब है, ये क्या है सामने की भुजा लंब है और ये भुजा, तो लंब और कर्ण को छोड़ दो तो बचा कौन सा, ए बी, ये ना बचा। तो दोनों तरीका से हम पहचान सकते हैं कि लंब और कर्ण को निकाल लेंगे पहले, जो बच जाएगा वो आधार, या जो न्यून कोण की बात कह रही है प्रश्न में, उस न्यून कोण में कर्ण को छोड़कर जो सटा हुआ भुजा बचा है वह क्या है, आधार। तो इसमें हो गया कोण ए के लिए आधार ए बी। इसी प्रकार कोण सी के लिए, न्यून कोण सी के लिए अगर पूछा जाएगा आधार, न्यून कोण सी के लिए आधार, न्यून कोण सी के लिए आधार क्या होगा। तो न्यून कोण ये सी है, सी बना है दोनों बी सी और ए सी से, दोनों से बना है ना। लेकिन ए सी हमेशा क्या है, फिक्स है, कर्ण है। तो आधार कौन सा हो गया, बी सी हो गया। कोई दिक्कत। तो न्यून कोण के संलग्न भुजा यानी सटा हुआ भुजा को आधार कहेंगे और सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। आधार को हम किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। आधार को बी से सूचित करते हैं। तो यहाँ नोट में इस बात को लिख लेना है कि जहाँ एच कर्ण पी लंब और बी आधार का संकेत है, बी आधार का संकेत है। ये बात याद रखना है। तो समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार तीनों भुजाओं की जब तक पहचान नहीं करेंगे तो त्रिकोणमिति के जो सवाल है उसे हम सही तरीके से सॉल्व करने से असमर्थ रह जाएंगे। इसकी भुजा पहचानने के लिए सबसे पहले इन तीनों भुजाओं की परिभाषा जो हमने भी पढ़ा, ये इसकी जानकारी होना हमेशा स्मरण में रहना जरूरी है। और जब सामने में हमें समकोण त्रिभुज उपस्थित रहे, अब एक बड़ा त्रिभुज लेते हैं ताकि सबों को सामने देखने में आसानी हो, सुविधा हो। हमारे पास समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें हमारे पास पता है कि कोण क्यू समकोण है, कितना है। तो जब भी एक कोण समकोण दिया हुआ रहे, तो चित्र बना हुआ सवाल में रहे या ना रहे, हम तुरंत एक त्रिभुज बना लेंगे उसका नाम देकर और एक कोण को समकोण दर्शा देंगे जो प्रश्न में रहेगा। तो बाकी शेष दो कोण न्यून कोण हो जाएगा। अब इस न्यून कोण में हम सबसे पहले कौन सी भुजा को ज्ञात कर लेंगे, कर्ण। जैसे ही हमको समकोण भुजा प्राप्त होगा हम तुरंत कर्ण को अलग कर लेंगे। और कर्ण की पहचान है कि जो समकोण भुजा होती है उसके सामने सीधा अपने तीर निशान को साध कर पता कर लेंगे कौन सी भुजा है। तो कौन सी भुजा हो जाएगी इसमें, कर्ण पी आर हो गया, कर्ण हो गया पी आर। उसके बाद लंब की जब बात कहा जाए तो लंब हमारे पास दो शर्त देती है न्यून कोण के आधार पर। लंब जब भी प्राप्त हो तो प्रश्न में अगर न्यून कोण का जिक्र नहीं है तब तो हम लंब आसानी से कह देंगे जो खड़ी रेखा है। इसमें खड़ी रेखा कौन सी है, पी क्यू कह देंगे। लेकिन जब उसमें न्यून कोण का संकेत पहले से प्रश्न में दिया हुआ रहे तब कह देगा पी क्यू, ये हमारा मानना गलत भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हमारे पास लंब के दो ऑप्शन हैं, क्योंकि हमारे पास दो न्यून कोण है,
P भी न्यून कोण है और R भी न्यून कोण है। तो इसलिए अगर लंब पूछा जाए कोण P के लिए, कोण P के लिए, तो ऐसी स्थिति में P के लिए लंब हम P के सामने वाली भुजा को देखेंगे। P के सामने कौन सी भुजा है? QR है, तो ये QR हो गया। लेकिन अगर लंब पूछा जाएगा कोण Q के लिए, ये कोई Q कहते हैं, कोण R के लिए, कोण R के लिए, तो R के सामने चलेंगे। R के सामने ये तीर चिन्ह हम समझाने के लिए इंडिकेट करते हैं, अपना समझना है। अब R के सामने में चलेंगे तो PQ। इस तरह से हमारे पास लंब कभी QR होगा तो कभी PQ। ये डिपेंड किस पर करता है? न्यून कोण पर। किस पर डिपेंड करता है? न्यून कोण पर। अगर न्यून कोण नहीं दिया हुआ रहे तो हम अपनी इच्छा अनुसार जो खड़ी रेखा है वह लंब रखेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद लंब के हमारे पास दो चांसेज हैं, दोनों अलग अलग न्यून कोण के लिए अलग अलग लंब होते हैं। इसी प्रकार आधार के लिए भी हमारे पास दो चांस होता है, आधार के लिए भी दो चांस होता है। आधार भी हमारा न्यून कोण पर डिपेंड करता है, आधार भी न्यून कोण पर निर्भर करता है। अब आधार में भी अगर ध्यान में रहे कि कोई भी न्यून कोण प्रश्न में इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो हम देखेंगे कि जो भुजा गिरी हुई है, जिस पर त्रिभुज हमारा बिल्कुल खड़ा है, वह आधार होगा। जैसे इस पर, इसमें किस भुजा पर त्रिभुज खड़ी है? QR पर। जब न्यून कोण नहीं दर्शाया हुआ रहे तो हम कह देंगे कि QR आधार है, क्योंकि QR पर ही त्रिभुज अभी खड़ा है। लेकिन जब न्यून कोण दिया हुआ रहे तो QR को आधार कहना हमेशा उचित नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम पूछ लेंगे कि या प्रश्न में पढ़ के ध्यान से देख लेंगे कि हमारा किस कोण के लिए आधार पूछा जा रहा है। तो अगर हमारा पूछा जा रहा है कोण P के लिए आधार अगर पूछा जा रहा है, लेकिन दिया हुआ उसमें न्यून कोण P, तो हमने परिभाषा अभी तुरंत बताया है कि हम जान रहे हैं कि P के लिए लंब QR है, ये लंब है, P के लिए ही ना लंब है, और ये कर्ण है, क्योंकि सामने एक भुजा लंब और न्यून समकोण के सामने एक भुजा कर्ण, तो बच गया कौन सा भुजा? PQ, आधार हो गया। दूसरे तरीका से पहचान हमने परिभाषा में लिखा है कि संलग्न भुजा, न्यून कोण की संलग्न भुजा। तो अगर ये न्यून कोण है, इसमें ये दोनों भुजा बन रहा है, ये दोनों भुजा से कर्ण बन रहा है ना, तो इन दोनों भुजा में एक भुजा कर्ण अपना कभी भी स्थिति बदलता नहीं है, तो इसके अलावा शेष कौन सी भुजा बच गया? PQ। तो यही भुजा हमारा क्या हो गया? आधार। आधार पहचानने के दो तरीके, हम लंब और कर्ण को पहले से निकाल लेंगे तो शेष जो अलग भुजा बचेगा आधार, या न्यून कोण के जो सटा हुआ भुजा रहेगा, कर्ण को छोड़कर सटा हुआ जो भुजा रहेगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक उसी प्रकार कोण R के लिए आधार पूछा जाए, R के लिए, कोण R के लिए, तो R किस में सटा हुआ कौन सा भुजा है? ये R है ना, R में सटा कौन सा भुजा है? QR। तो ये QR हो गया, कोई दिक्कत? तो लंब कर्ण आधार, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज इसी शेप में हमेशा रहेगा, त्रिभुज का आकार बदलता रहेगा। जब भी प्रश्न में दिया हुआ रहे, कभी हो सकता है ये त्रिभुज इस आकार में दिया हुआ रहे, यह भी हमारा समकोण त्रिभुज ही है, और इसका नाम PQR ही क्यों हो सकता है? DEF रे। ऐसी स्थिति में भी लंब कर्ण आधार पूछा जाएगा। हम जान रहे हैं कि समकोण है तो इसके सामने एक भुजा कर्ण हो जाएगा, कौन? EF, कर्ण हो गया। अब अगर हम पूछेंगे त्रिभुज DEF में, सबों को DEF में सबको पता है कि कर्ण EF होगा, कर्ण क्या होगा? EF। ये बदलेगा नहीं क्योंकि ये समकोण दिया हुआ है। अब ये जो न्यून कोण दिया हुआ है, तो कोण E के लिए, कोण E के लिए लंब और कोण F के लिए लंब, बताओगे तुम लोग? कोण E के लिए लंब और कोण F के लिए लंब। सबसे पहले E के लिए लंब कौन सा होगा? DF, क्योंकि E के सामने में DF है, सही है। और F के लिए लंब, F के सामने जाएंगे तो DE, कोई दिक्कत? इसी प्रकार कोण E के लिए फिर से अगर इसी प्रकार हम पूछेंगे, इसी प्रकार कोण E के लिए आधार, कोण E के लिए आधार, E के लिए आधार कौन सा भुजा हो जाएगा? कोण E के लिए आधार, हाँ
ई के लिए आधार तो ई डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि संलग्न तो ई एफ भी है, तो क्योंकि ई एफ पहले से हम लोग जान रहे हैं अपना जगह नहीं चेंज करेगा। कौन सा है वो पहले से? कर्ण है, तो कर्ण अपना स्थिति कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए ई के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा? ई डी। ई के लिए आधार ई डी। लेकिन एफ के लिए आधार पूछा जाएगा तो कौन? एफ के लिए आधार, एफ के लिए आधार, एफ के लिए आधार हो जाएगा। जैसे ये कौन एफ है, तो एफ के लिए आधार कौन हो जाएगा? डी एफ, क्योंकि कर्ण नहीं होगा, डी एफ। तो इस तरह से क्या लंब, कर्ण, आधार हम पहचान सकेंगे। किसी भी शेप में हमारा समकोण त्रिभुज रहे तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? तो अब चले त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला में। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र। तो त्रिकोणमिति का जब परिभाषा हम लोग पढ़ ही लिए, अर्थ पढ़ लिए, समकोण त्रिभुज की पहचान कर लिए। अब इस 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका फॉर्मूला बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था साइन, है ना? ये साइन क्या होता है तो इसे आसानी से जान लो कि समकोण त्रिभुज में लंब एवं कर्ण का अनुपात, लंब एवं कर्ण का अनुपात, लंब एवं कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है, साइन कहलाता है, साइन कहलाता है। अर्थात अगर पूछा जाएगा साइन बराबर तो न्यून कोण, ये साइन यहाँ जो थीटा दिए हैं ये थीटा, थीटा न्यून कोण का सिंबल है। इस थीटा की जगह पर कभी ए आएगा, कभी बी आएगा, कभी पी आएगा, कुछ भी आएगा तो समझ लो ये थीटा किसका सिंबल है, क्योंकि न्यून कोण के सापेक्ष ही ना हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो साइन तो अनुपात का नाम है और ये न्यून कोण का नाम है। तो साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण का अनुपात। तो लंब पहले है ऊपर में चला जाएगा और जो बाद में होता है वह कहाँ जाता है? नीचे में। लंब बटा कर्ण, अर्थात साइन कहते हैं किसको? लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। अर्थात साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसको अगर शॉर्ट में याद रखेगा तो लंब को हम लोग पी बोलते हैं और कर्ण को बोलते हैं एच। तो पी बटा एच, लंब को हम पी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं, तो पी बटा एच। उसी प्रकार दूसरा हमारा परिभाषा है कोस का। कोस का होता है कर्ण और आधार के अनुपात को, कर्ण एवं आधार के अनुपात को, कर्ण एवं आधार के अनुपात को कोस कहते हैं। अनुपात को कोस कहा जाता है, कोस कहा जाता है। अर्थात कोस थीटा बराबर, अर्थात कोस थीटा, ये थीटा क्या चीज़ का सिंबल है? न्यून कोण का। याद रखना है ये थीटा क्या है? न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण है। तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो अनुपात में पहली राशि को ऊपर बाद वाली को नीचे, तो कर्ण चला जाएगा ऊपर और आधार चलाएगा नीचे। तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार, या इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण का संकेत एच और आधार का होता है बी। उसी प्रकार तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा टेन। क्या होता है? टेन। तो टेन हम कहते हैं लंब एवं आधार के अनुपात को, लंब एवं आधार के अनुपात को टेन कहा जाता है, टेन कहा जाता है। अर्थात टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा कर्ण बटे आधार, एच बटे बी, ये आधार और कर्ण उल्टा हो गया इसका, आधार एवं कर्ण का अनुपात, आधार उल्टा हो गया, इसका सेक का होता है, सही बोला। हाँ, तो याद रखना है कि कोस जो फॉर्मूला होता है आधार एवं
कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? कोस। इसमें आधार ऊपर आ जाएगा और कर्ण नीचे, आधार ऊपर और कर्ण नीचे। और इस स्थिति में आधार ऊपर हो गया B और कर्ण नीचे हो गया H। याद रखना है कि कोस जो है आधार एवं कर्ण के अनुपात को कहा जाता है। किसको? आधार एवं कर्ण के अनुपात को कोस कहा जाता है। और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, अर्थात B बटे H। लंब एवं आधार के अनुपात को tan कहा जाता है, अर्थात tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या कह सकते हैं कि P बटे B। ये 3 अनुपात के बाद आगे का जो 3 अनुपात है जस्ट इसका विलोम होता है, इसका विलोम होता है। अब विलोम का अर्थ उल्टा, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन को विपरीत कर देंगे तो कोसेक। तो साइन का होता है लंब एवं कर्ण, तो इसको उल्टा देंगे, कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण एवं लंब। फिर उसके बाद कोस याद रखेंगे ना, कोस का उल्टा सेक होता है। क्या होता है? सेक। तो याद रखना है कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो सेक का कर्ण बटा आधार। tan का होता है लंब बटा आधार, तो इसका विलोम कर देंगे तो कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब। आगे इसको भी लिख लेते हैं। तो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक, कोसेक। तो कोसेक साइन का विपरीत होता है। किसका विपरीत? तो साइन का भी हमने पढ़ा था लंब कर्ण, तो उसको उल्टा देंगे, कर्ण एवं लंब, कर्ण एवं लंब का अनुपात, कर्ण एवं लंब का अनुपात कोसेक कहलाता है, कोसेक कहलाता है, कोसेक कहलाता है। अर्थात कोसेक थीटा बराबर, अगर फॉर्मूला पूछा जाए कोसेक थीटा बराबर, तो हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब या H बटे P, H बटे P। पांचवा होता है सेक, सेक होता है कर्ण एवं आधार का अनुपात, कर्ण एवं आधार का अनुपात, कर्ण एवं आधार का अनुपात सेक कहलाता है, सेक कहलाता है। अर्थात सेक थीटा बराबर, अर्थात सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। या हम इसको संकेत में लिख सकते हैं, कर्ण का होता है H, आधार के लिए B, तो H बटे B। और अंतिम होता है कोट, यह tan का विपरीत होता है। तो tan में हम पढ़े थे लंब आधार ना, तो इसमें पढ़ेंगे आधार एवं लंब का अनुपात, आधार एवं लंब का अनुपात, आधार एवं लंब का अनुपात, आधार एवं लंब का अनुपात कोट कहलाता है, आधार एवं लंब का अनुपात कोट कहलाता है। अर्थात कोट थीटा बराबर, अर्थात कोट थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, या आधार को हम कह सकते हैं B बटे P। इस प्रकार हम इस बात को याद रखेंगे कि साइन कोस tan को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। साइन का विलोम याद रखना है, साइन का विलोम याद रखना, विलोम मतलब व्युत्क्रम उल्टा। साइन का विलोम क्या होता है? कोसेक, साइन का विलोम, और कोसेक का विलोम साइन। कोई दिक्कत? कोस का विलोम, कोस का विलोम सेक, सेक। तो सेक का विलोम क्या हो जाएगा? कोस। और tan का विलोम, विलोम कोट, tan का विलोम कोट। तो हमें एक का फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। केवल क्या करना है? विपरीत कर देना है। अगर हमें कहीं ना कहीं कोसेक का ही फॉर्मूला याद है, मान के चलो हम साइन भूल गए,
तो कोसेक को अगर पूछ जान रहे हैं कि कर्ण बटा लंब होता है तो साइन याद रखने की जरूरत पड़ेगा? क्या कर देंगे? लंब बटा कर्ण, उल्टा कर देंगे। तो इन तीन को याद रखना, ये केवल इस 3 अनुपात के लिए नहीं, जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होंगे यह नियम सबों पर लागू होता है। याद रखिएगा, साइन और कोसेक में क्या संबंध है? तो दोनों एक दूसरे का विलोम है, दोनों एक दूसरे का विलोम है। साइन का विलोम कोसेक, तो कोसेक का विलोम साइन, कोस का विलोम सेक, तो सेक का विलोम कोस, टेन का विलोम कोट, तो कोट का विलोम टेन। अब विलोम नाम से ही नहीं, इसके फॉर्मूले में भी विपरीत कर सकते हैं। जो साइन का सूत्र हो जाएगा उसको उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगा? कोसेक का फॉर्मूला। और जो कोसेक का फॉर्मूला होगा उसको पलट देंगे, साइन बन जाएगा। उसी प्रकार जो कोस का फॉर्मूला होगा उसको उल्टा देंगे, सेक बन जाएगा। सेक को उलट देंगे, कोस बन जाएगा। टेन का फॉर्मूला जो होगा उसको उल्टा कर देंगे, कोट हो जाएगा। कोट का फॉर्मूला जो हो जाएगा उल्टा देंगे टेन। तो यानी किसी भी जगह पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि 3 का याद रखेंगे तो ये 3 ऑटोमेटिक याद रहेगा। 3 का याद रखना है, साइन कोस टेन। तो बाकी कोसेक सेक और कोट का हम उसी को क्या करके लिख देंगे? उल्टा यानी विपरीत करके लिख देंगे, तो वह उसका फॉर्मूला मान्य होगा। आगे हम लोग आगे भी सीखते हैं। गुड़ बना के भेज देना तो बढ़िया से, ठीक है। हम लोग नए चैप्टर त्रिकोणमिति का पिछले दिन परिचय जान चुके हैं। अब त्रिकोणमिति में जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं उस सूत्र के विषय में जानेंगे। हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं और इस 6 का जो फॉर्मूला होता है नाम के साथ हमने बताया भी था। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, या इसी को बोला जाता है P बटा H। एवं इस साइन का विलोम हम लोग पढ़े हैं कोसेक, साइन का विलोम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को रटने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा याद रखेंगे और साइन थीटा को क्या कर देंगे? ऑपोजिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये कर्ण बटा लंब, अर्थात कर्ण बटा लंब को हम लोग H बटा P बोल सकते हैं। उसी प्रकार अगला त्रिकोणमिति अनुपात होता है कोस। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और आधार को हम लोग संकेत के रूप में लिखेंगे B बाय H। एवं कोस का उल्टा हम लोग पढ़े हैं सेक, कोस का अपोजिट होता है सेक, इसलिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कर्ण को हम लोग संकेत में लिखते हैं H बटा B। फिर 5वां त्रिकोणमिति अनुपात होता है टेन थीटा। टेन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, या इसको हम लोग संकेत में लिखेंगे P बाय B। एवं अंतिम त्रिकोणमिति अनुपात छठा जो होता है टेन का अपोजिट, टेन का अपोजिट कोट थीटा, टेन का अपोजिट कोट थीटा। तो टेन को उलट देते हैं, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और इसे लिखेंगे संकेत में B बाय P। तो हमने कहा था हमें किसी 3 को याद रखना है और वह 3 याद रखना है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। तो साइन कोस टेन याद रखेंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कोट। साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का कर्ण बटा लंब। कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो सेक का कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का लंब बटा आधार, तो कोट थीटा का आधार बटा लंब। बस इन तीनों के बाद पुनः एक फॉर्मूला याद रखोगे, फिर इसके बाद और भी फॉर्मूले निकल जाएंगे। अब ये बात बताओ, साइन का विलोम होता है कोसेक। संख्या में हम लोग पढ़े हैं कि जैसे 5, अब 5 का विलोम हो जाएगा क्या? 5 का विलोम 1 बटा 5, 5 का विलोम 1 बटा 5। जब किसी संख्या को उसके विलोम से गुणा किया जाता है, विलोम से गुणा किया जाता है, 5 का उल्टा 1 बटा 5 है ना, अब गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? 1 होता है या नहीं? संख्या के लिए यह नियम लागू होता है, तो इस अनुपातिक राशि जो है हमारा त्रिकोणमिति अनुपात पे भी ये नियम लागू होता है। कहने का मतलब जब किसी संख्या को उसको विलोम से गुणा किया जाता है वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार हम यह जानेंगे कि साइन को कोसेक से गुणा किया जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब याद रखने की जरूरत है, ये एक दूसरे का हम लोग जानते हैं संख्यात्मक वैल्यू को एक दूसरे के विलोम से गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अनुपातिक राशियों में ये त्रिकोणमितीय अनुपात में एक दूसरे के विलोम से गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 होगा। तो पहला गुणनफल क्या लिख देंगे? साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1। इसे रखना पड़ेगा क्या? साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्यों हुआ 1? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विलोम है और जब विलोम को आपस में गुणा किया जाता है एक दूसरे को तो गुणनफल सदैव 1 होता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा अगर दूसरा टॉपिक का प्रश्न आ गया तो इसमें भी हम क्या करेंगे? हमारा ये अगर टॉपिक लिखेंगे कोस को सेक से गुणा करेंगे अभी तो क्या हो जाएगा जवाब? 1 कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 होगा या नहीं? एवं फिर हम अगर टेन थीटा को कोट थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू? टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। क्या इसको रखना पड़ेगा? नहीं।
हम लोग अभी सीख लिए कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है एक दूसरे के विलोम से गुना करने पर गुणनफल सदैव एक होता है। इसीलिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक, क्योंकि एक दूसरे का विलोम है। कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर एक, क्योंकि विलोम है। टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर एक, विलोम है एक दूसरे का। अब इससे हम एक नया फॉर्मूला फिर निकाल सकते हैं। हम लोग समीकरण में पढ़े हैं कि जो राशि गुना में है बराबर के उस पार जाता है, बटे में हो जाता है, यानी भाग में हो जाता है। तो इसलिए अब इससे एक सूत्र ये निकलेगा, साइन थीटा बराबर, ऊपर में एक है ही ये, और ये कोसेक उधर जाएगा, तो कोसेक गुना में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ये फॉर्मूला इससे निकल गया ना। तो क्या इसको रटना पड़ेगा? जब हम साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक, इसलिए साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक, एक बटा कोसेक। फिर उसके बाद अगर कोसेक थीटा पूछा जाए, कोसेक थीटा, अगर हम कोसेक को इस और रहने दें, साइन ए को उस पार लेके चले जाएं, तो साइन भी इंटू में है, ये भी बटा में होगा, तो क्या हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा, एक बटा साइन। तो कहने का आशा ये है कि जब साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक, तो कोसेक बराबर एक बटा साइन ना, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन। इसी प्रकार इसमें क्या जवाब देंगे? अगर हमको कोस थीटा का वैल्यू निकालना हो, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, एवं अगर सेक थीटा पूछे तब 1 बटा कोस थीटा। क्या इसको रखना पड़ेगा? हम जब कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक याद रखेंगे केवल, तो ऑटोमेटिक याद रहेगा कोस थीटा बराबर एक बटा सेक, और सेक थीटा बराबर एक बटा कोस थीटा। कोई दिक्कत? फिर इसमें टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक है, इसलिए टेन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा, एवं अगर कोट थीटा पूछा जाता 1 बाय टेन थीटा। यानी जब एक दूसरे के विलोम का वैल्यू यानी गुणनफल एक होता है, तो हम एक एक करके सबका मान निकाल सकते हैं। अब इसी में कभी प्रश्न की यह भी नौबत आ जाती है, अब साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा है, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा, लेकिन अगर पूछ दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा, तब जब साइन पर स्क्वायर लगेगा तो एक बटा कोसेक पर भी स्क्वायर लग जाएगा, कोई दिक्कत? और इस पर अभी फॉर्मूले को हम स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें स्क्वायर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा ना। आपको एक का स्क्वायर भी होता, तो एक का स्क्वायर तो एक ही ना होता है, इसलिए ऊपर में एक हो गया। इसी प्रकार अगर कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा। अगर स्क्वायर इस और होगा तो आगे में भी दोनों पर स्क्वायर होगा, एक पर भी स्क्वायर है लेकिन एक का स्क्वायर क्या होता है। उसी प्रकार इस समय स्क्वायर फॉर्म में पूछ दिया जाए, कोस स्क्वायर थीटा पूछा जाए, कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए, स्क्वायर दिए तो इस पे 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा नहीं होगा। इसमें भी स्क्वायर फॉर्म में अगर पूछ दिया जाए, पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा, एवं कोट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा। तो याद रखने का प्रोसेस 1 बाय टेन स्क्वायर, कोट टेन स्क्वायर बराबर 1 बाय कोट, कोट स्क्वायर बराबर 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा थीटा। कोई दिक्कत? अब आगे पढ़ते हैं अगले भाग में। तो आगे उसी फॉर्मूला का अगला भाग एक अन्य सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब अगर इसे हम लोग याद रखेंगे तो हम टेन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा ना। इसी का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का विलोम कोट थीटा। हम अगर कोट थीटा की बात कहें तो टेन का विलोम होता है कोट ना, तो इसका विलोम करेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसी में फिर कोट स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा। मात्र एक सूत्र याद रखना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसे याद रखें तो टेन को स्क्वायर फॉर्म में बदलेंगे तो इसका भी साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर हो गया। फिर टेन का उल्टा होता है क्या, कोट थीटा। तो टेन का विपरीत कोट होता है तो साइन बाय कोस का विपरीत कोस बाय साइन। फिर कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले पर ये सभी आधारित है। अब उसके बाद अगला सूत्र, यह सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है सूत्र,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इनमें से इस सूत्र को याद रखने के बाद हम कई सूत्र इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का योगफल वैल्यू कितना है? 1। अब एक एक करके निकालते हैं। इसीलिए अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाता, साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो ये प्लस कोस स्क्वायर एक के साइड जाएगा, एक में जाके क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि प्लस चिन्ह जब समीकरण के उस पक्ष में जाता है तो माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि हमें कोस स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो साइन उस ओर जाएगा, तो साइन में उसमें एक में घट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तथा अब इसमें साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर का ना फॉर्मूला हुआ। एवं अगर साइन थीटा केवल निकालेंगे, साइन थीटा, यहाँ अगर पूछेंगे साइन थीटा, तो देखो यहाँ स्क्वायर जब उस ओर जाता है तो रूट होता है। हम लोग पढ़े हैं कि जब स्क्वायर उस ओर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये साइन का स्क्वायर उस ओर जाएगा तो किस पे रूट हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पर होल रूट होगा। इसी प्रकार अगर कोस स्क्वायर थीटा के बारे में हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मान लिया अगर कोस थीटा के सूत्र को पूछेंगे तब कोस थीटा बराबर अगर जानना हो तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मात्र हमें यह फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले को याद रखने के बाद ये चारों फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में हम साइन स्क्वायर थीटा जानना है तो कोस को उस ओर लेके चले गए तो माइनस हो गया। अगर कोस स्क्वायर थीटा जानना है तो साइन को उस ओर लेके चले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर के बदले हमको ओनली साइन थीटा जानना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर पर होल रूट, क्योंकि स्क्वायर उस ओर जाता है तो रूट हो जाता है। फिर अगर कोस स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अगर ओनली कोस थीटा का फॉर्मूला पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर होल रूट ना, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो होल रूट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला फॉर्मूला इसे याद रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र याद रखना है। क्या रखेंगे याद? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला रट लेना है। अब इससे भी हम लोग 4 सूत्र निकाल सकते हैं। बताते जाओ कैसे निकालेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तब माइनस कोट उधर जाएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। सही है, ये भी फॉर्मूले में काम आएगा। फिर अगर अब हम कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर तो इधर माइनस में रह गया, तो माइनस को अगर इस पार ले आएंगे तो प्लस ना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम इस तरह से कर सकते हैं, एक को इधर ले आते हैं तो एक किस में घट जाएगा? कोसेक में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? हमने यहाँ क्या किया कि कोट को अगर इस ओर रखेंगे तो माइनस में आ जाता, इसीलिए हमने एक को ही इस ओर ले आया। जब एक इस ओर लाया तो एक का चिन्ह घटा में हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा घटा 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको सीधा करके याद रखना है, जिसका मतलब हो गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसे सीधा करके लिख लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? अब ये स्क्वायर फॉर्म में है। सिंपल फॉर्म में अगर हम पूछेंगे एवं कोसेक थीटा बराबर, तो अब स्क्वायर उधर चला जाएगा। कोसेक थीटा बराबर, तो ये स्क्वायर उस ओर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा। किस पर रूट हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा है, कोट थीटा का सिंपल फार्मूला पूछेंगे, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। कोई दिक्कत? केवल याद रखना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल
1। तो उसके बाद इन चारों को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगला फॉर्म होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला याद रखना है हमेशा के लिए। कौन सा फार्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इसी पर हम लोग फिर 4 फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं अलग से। करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसलिए हम सेक स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तुम लोगों मुंह में आवाज़ नहीं है, ये -10 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक उसी प्रकार अब ये 10 में माइनस लगा हुआ है तो 10 तो उस ओर चला जाएगा, तो और एक इस ओर जाएगा, तो एक अगर इस ओर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 अब बराबर -10 उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसको सीधा करके लिखना है तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा घटा 1। तो हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर फॉर्म में ये फार्मूला है, हम इसको सिंपल फॉर्म में निकालेंगे। सिंपल फॉर्म का मतलब स्क्वायर हटा देंगे तो इस सेक का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर अगर 10 का सिंपल फॉर्म में पूछेंगे स्क्वायर में, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहली दिक्कत है। तो इस तरह से हमने जिसको घेरा में बंद किया है केवल उसे रटना है, इसके आगे वाले फॉर्मूले को समझना है, ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब आगे त्रिभुज में न्यून कोण के परिवर्तन हेतु सूत्र जो है प्रयोग करेंगे। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के परिवर्तन में उपयोग किए जाने वाले सूत्र, उपयोग किए जाने वाले सूत्र। हम न्यून कोण का बदलाव कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। इसका 3 खास फार्मूला होता है। साइन थीटा इक्वल साइन इंटू साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा। अब इसको समझना है ये बदलाव कैसे करता है। जैसे हमने फार्मूला में क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अगर हमारे प्रश्न में आ जाएगा या साइन 90 माइनस ए, तब क्या जवाब देंगे इसका? इसके एक थीटा के स्थान पर ए आ गया तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? कोस ए। हम किसी एक फॉर्म में याद रखेंगे। अगर प्रश्न में आ जाएगा साइन 90 माइनस बी तो क्या होगा जवाब? कोस बी। अगर हमारा साइन 90 माइनस क्यू तो क्या हो जाएगा? कोस क्यू। अगर हमारा आ जाएगा साइन 90 माइनस 5 तो कोस 5 यानी डिग्री। ये सब डिग्री में है, ये जो है थीटा है। कोई दिक्कत? हम एक ही फॉर्म में याद रखेंगे। बस समझ में आ रहा है? हमारा फॉर्म हमेशा रहेगा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। लेकिन अगर प्रश्न में आ जाएगा साइन 90 माइनस 45 तब हम इसको क्या लिखेंगे? कोस 45। कोस 45, क्योंकि हमारा ये फॉर्म हमेशा इस तरह से कन्वर्ट करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा आ जाएगा साइन 90 माइनस 56 किसके बराबर ये हो जाएगा? कोस 56 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत? तो हम एक ही फॉर्म याद रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। इसी पर आधारित याद रहेगा साइन 90 माइनस ए कोस ए, या साइन 90 माइनस बी कोस बी, साइन 90 माइनस 10 कोस 10 डिग्री। कोई दिक्कत? तो हम इतना फॉर्म नहीं याद रखेंगे, केवल एक फॉर्म याद रखेंगे। क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस
थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी आधार पर हम अलग अलग जवाब निकाल सकते हैं जिसको हमने समझा दिया। दूसरा होता है, इसमें इसको उल्टा देते हैं, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कोस के न्यूनकोण को अगर साइन में बदलना है तो सेम वही प्रोसेस है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर अभी तुरंत समझाएं। अब तुम लोगों से पूछते हैं कोस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? ये कोस 90 माइनस ए, तो कोस 90 माइनस थीटा तो साइन के इक्वल ना होता है, तो साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी प्रकार कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा ना, साइन। इसी प्रकार अगर आ जाएगा कोस 90 माइनस फाई, इसको फाई बोलते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? साइन फाई। कोई दिक्कत? तो ये सब हमारा ग्रीक अक्षर का चिन्ह है जो हम लोग प्रयोग करेंगे। अल्फ़ा, बीटा, फाई, साइन, ये सब हम संकेत में लिखा देंगे। अगर उसी प्रकार हमारा आ जाएगा कोस 90 माइनस 75 डिग्री, तब इसको क्या लिखेंगे? साइन 75। तो क्या इस फॉर्म में सबको रटना ज़रूरी है? केवल एक को याद रखेंगे। तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस ए साइन ए, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत? इसके बाद अगला फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा। तीसरा सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। अब इसमें एग्जाम्पल तुम लोगों से पूछ रहे हैं, इसी प्रकार अगर tan 90 माइनस 5 डिग्री क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? कोट 5 के बराबर होगा ना, याद रखना। उसके बाद चौथा होता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। पाँचवा होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और छठा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोई दिक्कत? अब इस फार्मूले पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे किस तरह से जाते हैं। अभी हमने तुरंत बताया प्रश्न में कि साइन 90 माइनस 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? साइन 90 माइनस 20 कोस 20। इन 90 में 20 घटा देंगे किसके बराबर होता है? 90 में 20 घटेगा तो कितना? इसका मतलब है कि साइन 70 किसके बराबर होता है? कोस 20 के बराबर होता है। वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा साइन 60 किसके बराबर होगा? डायरेक्ट बताओ। कोस 30 के बराबर। हमें यहाँ अब एक चीज़ याद रखना है कि इन दोनों को मिलाकर 90 पुराना है। कितना पुराना है? 90। और साइन हमेशा कोस के बराबर तब होगा जब दोनों का योगफल न्यूनकोण का 90 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 60 किसके बराबर होगा? कोस 30 के बराबर होगा। अगर पूछा जाएगा साइन 10 किसके बराबर होगा? कॉस 80 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अगर पूछा जाएगा कोस 75 डिग्री किसके बराबर होगा? किसके बराबर? साइन 15, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो कोस 75 होगा किसके बराबर? साइन 15 डिग्री के बराबर, क्योंकि कोस हमेशा साइन के इक्वल होता है अगर दोनों का योग न्यूनकोण 90 के बराबर हो जाए। दोनों के न्यूनकोणों का योग 90 के बराबर। तब वस्तुनिष्ठ में ये प्रश्न पूछा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कुछ कोण आते हैं, न्यूनकोण 0 से लेकर 90 डिग्री तक का कोण का मान, उसके कुछ आंकिक मान का प्रयोग हम लोग करते हैं त्रिकोणमितीय चैप्टर में। और ये मान एक सारणी में निकालना बहुत आसान तरीके से अभी सिखाएंगे, जिसे रटने की ज़रूरत नहीं है। समझने के बाद इसको बिना रटे भी हम अपना मान दे सकते हैं, निकाल के रख सकते हैं। कैसे?
अब ध्यान देखो, हमारे पास टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। और उसमें न्यूनकोण का जो अंकिक मान ज्ञात करना है 0 का, 30, 45, 60 और 90। इसे निकालने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला हम तुम लोगों को बताते हैं कि अंकिक मान में हम क्या करेंगे। अंकिक मान निकालने के लिए तो हमारा साइन से निकलेगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। लेकिन इसमें अंकिक मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से कॉलम भरना शुरू करते हैं 0 डिग्री से, और स्टार्टिंग करेंगे। पहला कॉलम में 0 भरेंगे, फिर अगला कॉलम में 1 भरेंगे, फिर अगला कॉलम में 2, फिर अगला कॉलम में 3, फिर अगला कॉलम में 4। तरीका इसको निकालने का सबसे आसान टेक्निक क्या किए, हर कॉलम को कहाँ से काउंट शुरू किए, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। अब इनमें समों का बटे 4 कर देंगे। समों पर बटा कितना कर देंगे, 4। समों पर बटा 4, और उसके बाद हॉल रूट। समों पर क्या देंगे, हॉल रूट। बटे 4 करने के बाद समों पर हॉल रूट। फिर से इसको हम समझा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, समों से पहले हर एक कॉलम को हमने सजाया, 0 से शुरुआत किया, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद समों के भिन्न में बटे 4 लिख दिया, समों के बटे में, और हॉल रूट सब पर डाल दिया। अब इसका जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू साइन का मान आ जाएगा। हम लोग इस सॉल्यूशन पढ़े हैं, रूट का मान निकालना सीखे हैं। अगर हम 0/4 का रूट निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2 ना, तो 0/2 का वैल्यू, इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रटने की ज़रूरत है। अब उसी प्रकार 1/4 का वैल्यू निकालना जानते हैं हम लोग। 1/4 का हल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल तो क्या निकल गया, इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2, क्या रखना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार √2/4 का वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 का मान निकलेगा। तो कर लेते हैं √2 ये बटा 4, हम लोग निकालते हैं 4 का वर्गमूल, तो ये इसका वर्गमूल √2/4 है ना। हम क्या करेंगे, 2 का वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं, ये √2 है, 2 में 2 का √2 छिपा रहता है। इस 2 में कितना √2 छिपा हुआ है, 2 का √2, यानी दोनों √2 को आपस में गुना कर देंगे तो 2 के बराबर होगा। फिर √2 से √2 कट गया, क्या बार में, तो कितना आया बराबर इसका सोल्यूशन 1/, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब साइन 45 का मान हो गया 1/√2। उसी प्रकार अब इसका मान साइन 60 का निकालते हैं, √3/4 का सोल्यूशन कर लें। इसका √3 हॉल रूट है ना, हॉल रूट का मतलब 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का तो निकलेगा, कितना 2। इसका मतलब साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, कोई दिक्कत। अभी 4/4 का वैल्यू निकालते हैं, करके कितना बार में हो, 1 का वर्गमूल 1, साइन 90 का मान। हम साइन के मान को अगर निकालना सीख गए तो बाकी इधर का वाला मान तो और आसान है। मतलब साइन के सभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए आसान तरीका क्या करना है, सबसे पहले हर कॉलम में 0, 1, 2, 3, 4 तक सजा दिए। काउंट कहाँ से शुरू किए, 0 से। सबके बटन में क्या रख दिए 4, और सब पर हॉल रूट रख दिए, और सबका वैल्यू निकालते गए। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 का मान, और साइन 90 डिग्री का मान 1, कोई दिक्कत। अब आगे कोस का मान अगर प्राप्त करना है तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पढ़े थे न्यूनकोण में ये वैल्यू हम पढ़े थे कि साइन 60 कोस किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। विपरीत हो जाता है, 90 में घट जाता है। हम पढ़े थे साइन 90 तो किसके बराबर हो जाएगा, कोस 0 के बराबर। मतलब जैसे जैसे हम मान इसकी ओर बढ़ते जाएंगे तो उसका मान घटते चला जाएगा, यह मान सीधा अपोजिट हो जाएगा। जैसे साइन का टोटल मान रखे हैं ना, तो साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, 3√3/2 और 1 है, उस मान को उधर से ले आओ, इसका मान अपोजिट हो जाएगा। या 1 इसका वैल्यू हो जाएगा कोस 0 का, 1 के बाद √3/2 इसका वैल्यू हो जाएगा 30 का मान, फिर 45 का मान, अब यही मान रहेगा क्योंकि उधर से लिखते आ रहे हैं ना। फिर आगे वाला मान 1/, फिर इसका मान 0। कोस का मान निकालने की आवश्यकता हम सॉल्यूशन के द्वारा नहीं, जो मान साइन से इधर जा रहा है उसी मान को हम उस और से लिखते चले आएंगे। कोस का वैल्यू साइन का 90 का मान था ना 1, हमने यहाँ 0 में रख दिया, फिर √3/2 को 30 में रख दिया, फिर 45 को यह मान तो सेम आ गया, फिर 60 का मान 90 का मान, कोई दिक्कत। कोस निकालने के लिए, कोस का अंकिक मान निकालने के लिए हम साइन का ही मान उस और से उलट कर लिखते हुए इस और से भरते चले गए, कोई दिक्कत। अब आया तीसरा वैल्यू किसका, tan का। तो tan का अंकिक मान निकालने का भी बहुत आसान तरीका, हम लोग tan थीटा बराबर पढ़े हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, पढ़े हैं ना। बस इसी फॉर्मूले का याद रखना है, बस मान रख देना है। इसको क्या कर देना है 0/1, जैसे tan 0 का मान निकालना है तो tan 0 मतलब साइन 0 बटा कोस 0 है ना। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन का वैल्यू ऊपर, कोस का वैल्यू नीचे। अब रखते जाते हैं, इसमें अगर 0/1 निकालेंगे क्या मान आ जाएगा, 0/1, दोनों को बटा कर देते हैं तो क्या हो गया 0/1 का मतलब 0, कोई दिक्कत। अब इसको भी बटा करेंगे, क्या करना है 1/2 फिर बटा √3/2, तो ये बटे का मतलब भाग, और जब भाग देते हैं तो भाग में हमारा ये पलट जाता है मान, भाग में ये मान पलट जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया सॉल्यूशन 1/√, कोई दिक्कत। ये हो गया 1/√3। हमने क्या किया साइन थीटा बटा कोस थीटा कर दिया, फिर इसमें भी वही करना है, साइन थीटा बटा
अब देखो साइन थीटा का भी वैल्यू 1/√2 है और कोस थीटा का वैल्यू 1/√2 है। तो जब समान पद में समान पद से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 होता है। तो इसको भाग देने की कोई जरूरत ही नहीं है रफ में, क्योंकि दोनों समान पद है और दोनों को एक दूसरे से भाग करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये मौखिक भी हम लिख सकते हैं। फिर इसमें भी साइन थीटा बटा कोस थीटा करके देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा कि √3/2 को भाग देना है 1/2 से। तो √3/2 गुना करेंगे 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या जवाब निकला √3/1, यानी 1 का नीचे में कोई महत्व नहीं होता है, मूल्य हो गया √3। कोई दिक्कत? अब ये हमारा वैल्यू 0/1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 अब देखो 1/0 ऊपर से नीचा करेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा 1/0। तो यह कोई भिन्न नहीं हुआ। हमने पढ़ा था परिमेय संख्या में जब किसी भी भिन्न के नीचे में अगर 0 आ जाता है तो वह परिमेय संख्या है ही नहीं। और ऐसे मान को हम लोग इन्फिनिट मान बोलते हैं, यानी अपरिभाषित मान है, यह कोई संख्यात्मक मान देता नहीं है। तो जब भी किसी भी संख्या के नीचे में 0 आ जाए भिन्न में तो वह उसका वैल्यू कहलाता अपरिभाषित। क्या कहलाता वह? अपरिभाषित। तो इसमें हम लिख देंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित को संकेत में इनफिनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोई दिक्कत? हमारे पास साइन और कोस और टेन को रटने की कोई ज़रूरत है? तो हम लोग पढ़े थे क्या, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। अब इस सब का जो साइन का वैल्यू है इसको पलट देंगे, साइन के वैल्यु को पलट देंगे, यानी उल्टा कर देंगे तो मान किसका आ जाएगा? कोसेक का। अब हमारा साइन का मान 0 है, मतलब 0 का मान 0/1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 को अभी तुरंत बताया, 1/0 किसके बराबर होता है? अपरिभाषित होता है। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। किसी के भिन्न के नीचे में 0 हो वह संख्यात्मक या परिमेय संख्या नहीं कहलाता, वह मान हो गया। इसका मतलब 0 का उल्टा किए तो हमारा मान आ गया क्या? अपरिभाषित। कोई दिक्कत? अब यहाँ हम क्या करेंगे? 1/2, क्योंकि साइन का उल्टा करेंगे। यह बात हमेशा ध्यान में, ऐसा नहीं कि साइन से धीरे धीरे हम कोस वाला टेबल में चले आए, क्योंकि हमारा अपोजिट साइन का ना उल्टा कोसेक होता है। इसलिए साइन में 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2/1, यानी 1/2 को विलोम करेंगे 2/1 अर्थात 2। 1/2 का उल्टा 2, 2/1 मतलब 2। फिर 1/√2 है, इसका विलोम करेंगे √2/1 का कोई महत्व। फिर इसका विलोम करेंगे 2/√3। कोई दिक्कत? ये अपरिभाषित किसका वैल्यू आया था? 1/0 का। जब अपरिभाषित 1/0 का मान आया, आज इसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0/1। 0/1 मतलब 0 ना। जब हमारा 1/0 परिभाषित हो सकता है तो इसको अपोजिट कर देंगे, ये 0/1 देगा मान, 0/1 का मतलब 0। कोई दिक्कत? तो हम याद रखेंगे कि अपरिभाषित को विलोम करते हैं। और हमने विपरीत कॉलम ले लिया ना, यही गड़बड़ी कर दिया ना। फिर से मिला लेते हैं, हम खुद स्वतः पंक्ति चेंज कर लिए। जबकि 0 का विलोम अपरिभाषित, 1/2 का विलोम 2/1, 1/√2 का विलोम √2, √3/2 का विलोम 2/√3। तो हमें 1/1 का विलोम करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 1। ध्यान रखना है किसी तरह से टेबल भटक नहीं जाए, टेबल भटकने के बाद दूसरे का मान पलट दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब साइन का विलोम कोसेक सब निकल गया ना, तो उसके बाद हम क्या पढ़े हैं? कोस का उल्टा सेक। तो कोस वाले सभी वैल्यू को पलट देना है, और ये पलट कर तुम लोग बताते जाओगे मान क्या होगा। 1/1 का वैल्यू, √3/2 का वैल्यू 2/√3, 2/√3। फिर कोस का 1/√2 का उल्टा √2, फिर 1/2 का उल्टा 2। 0 का विलोम अपरिभाषित, लिख दिया अपरिभाषित। कोई दिक्कत? फिर हम किसका मान देंगे? कोड का मान देंगे। तो कोड का मान निकालना है, इस स्थिति में हमारा 10 का उल्टा होगा। तो 10 में 0 का विलोम अपरिभाषित, 1/√3 का विलोम, फिर 1 का विलोम 1, √3 का विलोम 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा 0। इस तरह से तो याद हम टेबल बना सकते हैं। जब टेबल बनाना सीख जाएंगे तो हमें संख्यात्मक मान लिखना पड़ता है, तो इस टेबल को ऐड करना है अपने कॉपी में और याद रखना है, ताकि परीक्षा में या सवाल जब भी आए अभी मैथमेटिक्स में इसका मान हम आसानी से बता सके। वैसे हम इसको सीरियली लिख भी देते हैं, और इस तरह से भी मान याद रख सकते हो। ऐसा मान याद रखने के लिए अगले पार्ट में हम बताते हैं। तो हमने अभी त्रिकोणमिति के जितने भी न्यूनकोण से रिलेटेड आंकिक मान था, उसमें क्या देखा कि साइन का वैल्यू जो था 0 डिग्री का 0 था, 30 का 1/2, 45 का 1/√2। और जैसे जैसे न्यूनकोण बढ़ते गया तो आंकिक मान क्या होता चला गया? बढ़ते चला गया। तो हम यहाँ लिखेंगे नोट में कि साइन के अनुपात में न्यून कोणों का मान बढ़ने पर उसका आंकिक मान बढ़ता है। आंकिक मान बढ़ता है। अर्थात हमने यहाँ देख लिया कि साइन में, अगर साइन है यहाँ मान है, इनमें 0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, 45 डिग्री का वैल्यू √1/√2 हो गया, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हुआ, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। तो यह मान 0 से बड़ा 1/2 है, 1/2 से बड़ा 1/√2 है, और 1/√2 से बड़ा √3/2 है, √3/2 से बड़ा 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन में
आंकिक मान न्यून कोण के बढ़ने के साथ साथ आंकिक मान बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार कोस में, कोस के अनुपात में न्यून कोणों का मान, न्यून कोणों का मान बढ़ने पर, न्यून कोणों का मान बढ़ने पर उसका आंकिक मान घटता है, उसका आंकिक मान घटता है, घटता है। अर्थात अभी हमने कोस का भी टेबल देखा, कोस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सबों के आंकिक मान को हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मान बढ़ रहा है ये घट रहा है। 0 का मान हो गया 1, 30 का मान हो गया √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, 90 का मान 0। तो ये मान 1 से छोटा है √3/2 और √3/2 से भी छोटा है 1/√2 और 1/√2 से छोटा है 1/2 और 1/2 भी छोटा है 1/2 से छोटा है 0। इस प्रकार से यह मान घटता है। उसके बाद याद रखना है कि न्यून ये अगले त्रिकोणमितीय अनुपात में tan के अनुपात में, tan के अनुपात में न्यून कोणों का मान, न्यून कोणों का मान 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक बढ़ता है एवं उसके बाद का आंकिक मान घट जाता है, आंकिक मान घट जाता है। 45 तक का मान जो है बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा 45 तक में। 60 का मान तो एक मान है ना, 60 का मान एक है √3, तो 60 तक मान बढ़ता है, 60 डिग्री तक बढ़ता है। हाँ, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के आपसी संबंध के विषय में पाइथागोरस ने बताया, पाइथागोरस महोदय ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध, इस संबंध को बताने वाले गणितज्ञ हुए कौन? पाइथागोरस महोदय। पाइथागोरस महोदय ने समकोण त्रिभुज के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हमेशा सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण, कर्ण का वर्ग हमेशा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग के बराबर होता है। इसलिए हम लोग पढ़ते भी हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इस सूत्र के माध्यम से समकोण त्रिभुज की अगर कोई भी दो भुजा हमें ज्ञात हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर ध्यान दो कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी में या केवल कर्ण बराबर फॉर्मूला पूछा जाए, हम लोग जानते हैं स्क्वायर जब उस ओर चला जाता है तो रूट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी एक याद रखोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। अगर याद रखना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम क्या किए, स्क्वायर फॉर्म को उधर लेके चले गए, तो ये सिंगल वनली कर्ण का अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर होल रूट होता है। अब इसे संकेत में भी हम लिख सकते हैं, इसको संकेत में पढ़े हम लोग, कर्ण को संकेत क्या देते हैं? एच से। एच स्क्वायर बराबर लंब का के लिए पी, आधार के लिए बी। या इसी को संकेत में एच बराबर फॉर्मूला पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे हमें याद रहे उसी तरह याद रखना है। दूसरा संबंध इसी से हम निकाल सकते हैं। अब याद देखो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हुआ, लेकिन अगर लंब स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो आधार किसमें घट जाएगा के? कर्ण में। तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और इसी में अगर हमें वनली लंब का फॉर्मूला पूछा जाता तो लंब बराबर हम स्क्वायर को उस ओर लेके चले जाएंगे, स्क्वायर किस पर रूट हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर होल रूट। अब इसी को हम हिंस संकेत में अगर लिखेंगे पी बराबर, तो क्या याद रखना है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या अगर ओनली पी बराबर हमको याद रखना है तो हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक तीसरा संबंध इससे सेम यही संबंध है जिसको हम अपने अनुसार कर्ण पर आधारित किए, लंब पर, और फिर किस पर करेंगे? आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर आधार पी पर यहाँ स्क्वायर छूट रहा है, ठीक है। आधार स्क्वायर बराबर अगर पूछेंगे तो हमारा लंब कर्ण में आके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और इसी में ओनली आधार बराबर पूछे, ओनली आधार बराबर, तो क्या करेंगे? स्क्वायर फॉर्म को रूट में कन्वर्ट कर देंगे, उस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। अब इसी को संकेत में याद रखना है तो संकेत में आधार को हम क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर।
यानी आधार बी हो गया, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या इसमें हमको संकेत में इसे याद रखना है, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर होल रूट। तो ये फार्मूला एक ही है, ये सभी एक ही फार्मूला है, लेकिन अलग अलग भुजाओं का संबंध अलग अलग हो जाता है। तो इसे याद रखना है, जब भी समकोण त्रिभुज में कभी भी किसी भी 3 भुजाओं में से एक भुजा अज्ञात रहे, 2 भुजा जानकारी रहे, तो इस फार्मूले के आधार पर हम निकाल सकते हैं। और याद रहे कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी भुजा होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण होती है, इस बात को याद रखना है।